किसान चौपाल में आप सभी किसानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की किसान चौपाल उत्तर प्रदेश के शामली में लगा रहे हैं। आज की किसान चौपाल में जो चर्चा होगी वो गन्ना व बागवानी फसल प्रबंधन व गाड़ी रखरखाव पर हम चर्चा करेंगे। ये किसान ग्रीन टीवी इंडिया जो चौपाल है ये लगा रहा है यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आडिया फाउंडेशन, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से, साथ ही केवी के शामली के सहयोग से आज की किसान चौपाल आयोजित की गई है। सभी किसानों का, साथ ही हमारे कृषि विशेषज्ञ एक्सपर्ट सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और क्योंकि कार्यक्रम में पहले ही बहुत देर हो चुकी है तो बिना देरी के मैं शुरुआत करना चाहूंगी कार्यक्रम की और अपने जितने भी हमारे मेहमान यहाँ उपस्थित हैं उनका स्वागत करूंगी। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर डॉक्टर संदीप चौधरी जी, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवी के शामली, सर डॉक्टर अजय कुमार, साइंटिस्ट प्लांट प्रोडक्शन ऑफिसर केवी के शामली, सर प्लीज स्टेज पर आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आरपी धूरिया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, सर प्लीज स्टेज पर आए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। नीरज कुमार जी, सेल्स मैनेजर, सन्नति हुंडई शामली, सर प्लीज स्टेज पर आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अवनीश चंद्रा, डीजीएम सेल्स, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, सर प्लीज स्टेज पर आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अभिजीत मिश्र, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, सर आप भी स्टेज पर आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री प्रमोद कुमार जी का, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर शामली से। सर प्लीज स्टेज पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा मैंने कहा कि हम चर्चा करेंगे गन्ना व बागवानी फसल प्रबंधन पर, साथ ही गाड़ी रखरखाव पर आज की चर्चा होगी और पूरी आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आज के कार्यक्रम में आपको ऐसी विशेष जानकारियां गन्ने की खेती से संबंधित दें जो आप आगे भी अपनी खेती में इस्तेमाल करें और लाभ कमा सकें। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संदीप चौधरी सर को। सर प्लीज स्टेज पर आएं और हमारे किसानों को बताएं कि मिट्टी की जांच का क्या महत्व है, साथ ही ये भी बताएं कि उर्वरकों और पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो गन्ने की खेती में किसान कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। आज शामली के इस देव गार्डन में ग्रीन टीवी द्वारा आयोजित इस गन्ना में मुझे पहले सर्वप्रथम मर्दा पे बोलने के लिए आदेश हुआ। हमारी खेती में आया कि पुराने समय में गर्मियों की गहरी जुताई भी करते थे, हम ज्वार के साथ लोबिया भी लेते थे, गन्ने के साथ उड़द मूंग भी लेते थे, फरसिब की आखिरी काट को मिट्टी में भी मिलाते थे, हरी खाद भी लेते थे। तो लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अब बढ़ती जनसंख्या और जमीन पर बढ़ते दबाव के कारण ये सारी चीजें लेना हमारे साथ संभव नहीं रहा और ना हम गहरी जुताई करते, गर्मियों की जुताई भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार गिरता है और जब मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो निश्चित वो हमारे शरीर के अंदर भी कमी होगी। इसलिए अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाने के लिए भी हमें मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रखना होगा, जिसके लिए कृषि विभाग द्वारा भी, अन्य विभागों द्वारा भी, विश्वविद्यालय द्वारा भी समय समय पर मृदा परीक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है। मृदा परीक्षण आपको 2-3 साल में, 3 साल में एक बार अवश्य करा लेना चाहिए। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं, जब हम कोई फसल बोते हैं तो उसी पोषक तत्वों के द्वारा जो मृदा में उपस्थित है हमें पता चलता है कि ये जो फसल बोई है, चाहे गन्ना बोया है चाहे गेहूं बोया है, कि ये जो अमुक फसल है मृदा से इतना पोषक तत्व ग्रहण करेगी और जो मृदा से पोषक तत्व ग्रहण करने होते हैं वो उस जमीन में उस समय उपस्थित होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो हम उनको एक्स्ट्रा डालते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर ही हम अपने पोषक तत्वों का, खाद का, रासायनिक उर्वरक का इनका निर्धारण करते हैं। हमारी इससे बचत भी होती है। कुछ चीजें मैंने लिखी कि इसमें लगभग 45% तक अगर हम मृदा परीक्षण के आधार पर कार्य करें तो निश्चित हमारा रासायनिक उर्वरकों की बचत भी होती है। इससे मृदा परीक्षण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति क्षमता का
निर्धारण किया जाता है, यानी कि कितना रासायनिक उर्वरक हमें इस मृदा में देना है इसका हमें पता चल जाता है। अन्यथा हम क्या करते हैं कि जितनी भी, अगर हम गन्ना बो रहे हैं तो भी 2 धड़ी डाई डाल दी, गेहूं बो रहे हैं तो भी 2 धड़ी डाई डाल दी, धान लगा रहे हैं तो 2 धड़ी डाई डाल दी, तीसरी चौथी फसल हम कोई और लगाते नहीं लगाते तो उसमें भी 3 डाल देते, हमें क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन सबके राशन अलग अलग है, सब फसलों का राशन अलग अलग है, हम आपस में सब है मनुष्य, लेकिन जो जैसा काम करता है उसकी डाइट उसी आधार पर तय होती है। तो सब इसी तरह से फसलों में भी अलग अलग ये प्रक्रिया है। उद्देश्य क्या है, वही जो पहले बताया आपको कि सही सही निर्धारण हो जाता है, किस जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है इसका पता चल जाता है, और मृदा की विशिष्ट दशाओं का निर्धारण करता है। जैसा कि अगर कोई कभी कभी खेत में ऐसा होता है कि हमने फसल बोई लेकिन वो जम के नहीं आती, या अगर जम के आ रही तो कहीं कहीं किसी पैच में, दड़ी में, उसमें नहीं जमती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैच में है या उसमें किसी पोषक तत्व की कमी है जो जमने को प्रभावित कर रहा है। कैसे करें, जो मृदा का सैंपल लेना, देखो मेन चीज इसमें केवल सैंपल की है। अगर सैंपल सही आ गया तो आपका रिजल्ट भी सही आ जाएगा। जिस एक खेत की हम इकट्ठी जुताई कर रहे हैं जिसमें बीच में कोई बड़े वाली डोल नहीं है, मेड़ नहीं है, उसका एक सैंपल हमें लेना है। ये ध्यान रखना है कि उस पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करता हो, चाहे आप उसमें से 10 जगह से लें चाहे 20 जगह से लें, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आपको कैसे लेना है, इसमें आपको देखो ये डायग्राम के द्वारा भी दिखाया गया। ये सारे औजार हमारे हैं, और ज्यादा औजारों पे भी मत जाओ, हमारे पास 2-3 चीज तो है ही, फावड़ा और खुरपी तो है ही है, उन दोनों से भी बहुत अच्छी तरह से सैंपल लिया जा सकता है। कुछ नहीं, जो भी जिस एक जुताई कर रहे हैं उसमें वी शेप में हमें एक 8 से 10 इंच तक, क्योंकि ज्यादातर हम गन्ने की खेती करते हैं, अगर गन्ने की खेती के लिए तो 8 से 10 इंच तक है। अगर हम बाग की खेती करते हैं, बागवानी की खेती करते हैं, तो वहां सैंपल अलग चला जाता है, वहां लगभग 1.5 से 2 फीट तक सैंपल लेना होता है, और अलग अलग स्टेज का अलग अलग लेना होता है। तो जहां 8 से 10 इंच तक की है, वी शेप में हमने फावला लगाना है, और उसमें ऊपर से जो ऊपर का घास फूस, केवल घास फूस हटाना, मिट्टी नहीं हटनी चाहिए। घास फूस हटाकर जो उसका 10 इंच तक का लेयर आई उसे इकट्ठी कर ले, और 3-4 जगह 10 जगह जितनी भी ज्यादा जगह से आप इकट्ठी कर सकते हैं उसे इकट्ठी कर ले। जब आपने इसको इकट्ठा कर लिया सारी एक जगह, अब आप इसको, इसमें से केवल आपके पास वो 1.5 किलो 2 किलो 4 किलो मिट्टी होगी, बस इतना रखना है कि इसे बहुत बढ़िया तरह से आपस में मिला लें, जितनी अलग अलग जगह से इकट्ठा किया है, और उसे 4 भागों में बांट लें। 2 भाग रख दें, 2 भाग रख लें। जैसे हम ज्यादातर अपनी चिनाई करते समय सीमेंट, रेत ये मिलाते हैं, इसी तरह से इसको फावड़े से बहुत अच्छी तरह मिलाना है। तो उसे मिला लिया, और उस प्रक्रिया को जब तक दोहराते हैं जब तक वो आधा किलो मिट्टी ना रह जाए। आधा किलो वो आपका बहुत बढ़िया सैंपल है। ये आपका सैंपल जिसमें आपको रखना है कि थैली का जो थैली है वो होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का यूरिया का बैग या ऐसा बैग कोई नहीं होना चाहिए, पॉलिथीन भी नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, गांव, और मुख्य चीज है खेत की पहचान। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है कि अगर मेरे खेत के 4 सैंपल हैं, मैंने सारी चीजें लिख दी, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाते हैं कि हमने नंबर 1 पे कौन सा खेत दिया था। अगर हम अपने घर से जाते हैं तो बच्चे को बताते हैं कि उस खेत पे, आम वाले पे, ट्यूबवेल वाले पे, या कोई ना कोई, हर खेत का हमने नाम रखा हुआ है, उस पे उस खेत की पहचान पे वो जरूर लिख दें कि आम वाले का है, या अमरूद वाले का है, ये ट्यूबवेल वाला है, ये शहर के किनारे वाला है, ये सड़क के किनारे वाला है। जो भी खेत की पहचान आपने बना रखी है वो लिख दें, क्योंकि जब सैंपल का रिजल्ट आपके सामने आएगा तो वो जो रिजल्ट है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में संख्या नंबर 4 कौन से उसकी थी। ये आपको इसमें करना है। ये वही तरीका मैंने आपको बताया कि सैंपल जितनी 10-20 जगह से 12 जगह से इकट्ठा हुआ उसको 4 हिस्सों में आपने बांट दिया, 2 हिस्से रख लिया हमने सामने के, फिर फेंक दिया। ये प्रक्रिया तब तक आप करते रहें कि जब तक वो आधा किलो का सैंपल ना रह जाए। सावधानी, ये बहुत मुख्य बात है। हम लोग करते हैं ज्यादातर गीली मिट्टी का बिल्कुल भर के सैंपल। हमारे पास जो लैब में सैंपल आते हैं, देखिए कई बार इतनी गीली मिट्टी होती है कि उसका अच्छी तरह से जो लिखा हुआ कागज उसमें डाला था लिख के, वो भी नाम भी मिट गया, ये भी मिट गया सब, फिर वो सैंपल आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं लेना चाहिए, गीली मिट्टी नहीं हो, अधिक ऊंचाई से या नीचे गहरी जगह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पोषक तत्व ऊंचाई पे कम हो जाएंगे, गहराई पे ज्यादा हो जाएंगे।
और कभी हम खेत के किनारे गोबर वगैरह भी डालते हैं। ये भी ध्यान रखें, जहाँ खेत के किनारे हमारे गोबर वगैरह काट पड़ा हुआ है उसके आसपास से थोड़ी दूरी से सैंपल लें, नजदीक से सैंपल ना लें, नहीं तो जो गोबर का प्रभाव है, जो FIM है, गोबर है, उसका प्रभाव हमारा सैंपल पे आता है। खेत में कृषि रसायन उर्वरकों का प्रयोग जो हम करते हैं, जैसे यूरिया डाला हुआ है, डाला है, तो कम से कम भी उस गैप में 15-20 दिन का गैप यूरिया में जरूर ले लें कि 20 दिन पहले कोई उर्वरक डाला उसके बाद सैंपल लें। अगर आप यूरिया डाल के या कोई रासायनिक उर्वरक डालने के बाद सैंपल लेते हैं तो उसमें तुरंत आपके उसको जो प्रभाव उसका है उस सैंपल में आपका आता है, फिर वो जो रिजल्ट है आपका मृदा परीक्षण के जो परिणाम है वो आपका सही नहीं आ पाता है। अब इसके बाद हमें पता क्या चलता है, देखो मृदा परीक्षण है क्या, बिल्कुल सिंपल। आप देखें तो जीवांश कार्बन ये हमारा मुख्य चीज है, जीवांश कार्बन। जहां हम अब कहते भी है कि हमें जैविक खेती करनी है, जहां जैविक वाला कॉन्सेप्ट है वहां तो मृदा का परीक्षण होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक जीवांश कार्बन 0.5-0.6 से ज्यादा नहीं होगा उस खेत में आपको प्राकृतिक खेती की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखें इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पीएच क्या है, इस पे ज्यादातर कंफ्यूजन है कि पीएच जिस तरह से हमारा बुखार नापने का पैमाना थर्मामीटर है, इसी तरह से जमीन के बुखार नापने का पैमाना पीएच मीटर है। अगर हमारी 7.5 से पीएच ज्यादा है, क्योंकि हम यूरिया वाले किसान हैं ज्यादातर, तो हमारी जमीन की जो पीएच है वो बढ़ती हुई मिलेगी आपको, तो इसका मतलब हमारी जमीन में अब कोई कमी है। तो जो परिणाम है इसमें ये मिलता है आपको, मुख्य है। इसके अलावा जो हम सूक्ष्म तत्वों की भी करते हैं, लगभग 7-8 सूक्ष्म तत्व उसमें है। अगर आप मृदा का परीक्षण कराते हैं तो उसमें आपको जिंक का, फास्फोरस का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इनके भी पता चलता है कि हमारी जमीन में क्या स्थिति है। और लास्ट में इसमें कुछ नहीं है, जब आपको कार्ड दिया तो उस कार्ड पे आपको लिखा जाता है कि आप बताएंगे कि आप कौन कौन सी फसल लेते हैं। आप गन्ना लेते हैं, गेहूं लेते हैं, धान लेते हैं। तो जब आपने उसको लिख के दिया था कि जब आपने सैंपल दिया था कि मुझे धान, गन्ना, गेहूं के लिए चाहिए, तो उस कार्ड पे बाकायदा आपको लिखा जाएगा कि अगर आप गन्ना बोने जा रहे हैं तो इस मृदा परीक्षण सैंपल के आधार पर आपको प्रति हेक्टेयर, प्रति बीघा इतनी मात्रा इस खेत में डालनी है। तो जब भी आप कोई फसल उस खेत में सैंपल लेने के बाद बोते हैं तो आपके पास जो मृदा परीक्षण का परिणाम है वो आपके पास होना चाहिए। और निश्चित जैसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए अपना परीक्षण कराते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं, मेडिकल टेस्ट कराते हैं, उसी तरह से ही कम से कम साल भर, 3 साल में एक बार अपने रोटेशन पे एक खेत का आप मृदा परीक्षण कराते रहें, तो निश्चित आपको रासायनिक उर्वरकों की खपत भी कम होगी और आपको अपनी जमीन के स्टेटस का, मृदा का पता भी चलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को इस मृदा परीक्षण वाले सैंपल पर ही विराम देता हूं। और क्योंकि अभी जो समय आ रहा है वो आपका गन्ना बोने का समय है, और जिस क्षेत्र में हम हैं आज, हमारा जो जनपद शामली है, वो गन्ने में अपने आप एक उत्पादन का रिकॉर्ड है। पिछले 3-4 साल से लगातार गन्ने का उत्पादन इस क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है। और ये न सिर्फ वैरायटी का कारण है बल्कि किसानों की मेहनत भी इसमें है कि वो अपनी मेहनत के बल पर इस गन्ने की खेती को कर रहे हैं। देखो, कुछ भी, किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए 3 चीजें मुख्य हैं: बीज का चुनाव, बुआई की मात्रा, बुआई का समय, और खाद की रासायनिक उर्वरकों की मात्रा। अगर ये तीनों चीज हमारी नियंत्रण में अगर एक बार रह गई तो निश्चित फसल का उत्पादन बढ़ता है। क्योंकि अब गन्ना बोने का समय है, इसमें मैं आपको 2-3 चीजें इसमें अगर आप देखें तो मैं बताता चलूं कि निश्चित गन्ना एक उद्योग, बड़ा उद्योग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कृषि में इससे अच्छी हमारे इलाके के लिए नकदी फसल कोई नहीं है। लगभग 3 लाख किसान गन्ने से जुड़े हुए हैं। आप अगर देखें तो गन्ने का उपयोग लगभग 74% चीनी बनाने में किया जाता है। बीज के लिए केवल और केवल अगर देखें तो 15-16% ही बीज में गन्ने के का उपयोग होता है। और लगभग 12% के करीब गुड़ बनाने में, हालांकि अब ये गुड़ वाला जो परसेंटेज है लगभग 16 के करीब है, बढ़ चुका है, तो ये गन्ने में उपयोग किया जाता है। इसका कितनी चीजें गन्ने से प्राप्त होती हैं?
हमें केवल यही नहीं कि इससे गन्ने से हमें चीनी प्राप्त होती है, इससे शीरा भी है, फिल्टर मेड है, राख है, ऐस जिसको बोलते हैं, फ्लू गैस है, बैगास है, कुछ संयंत्र बिजली भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें गन्ने से हमें प्राप्त होती हैं। इसका मतलब गन्ना एक बहुमूल्य फसल के साथ साथ महत्वपूर्ण फसल भी है। कुछ उत्पादन में बाधक जरूर है, चाहे वो जंगली जानवर है, चाहे वो स्वस्थ बीज का ना मिलना है, मिलों का देरी से चलना है। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो निश्चित हमारे गन्ने के उत्पादन में बाधक है। और मैं फिर कहता हूं कि गन्ना एक ऐसी फसल है कि सारी स्थितियों को झेलते हुए फिर भी ये कुछ ना कुछ दे के जाता है। अगर सारी परिस्थितियां विपरीत है तो भी ये कुछ ना कुछ किसान को दे के जाता है। समय, मैंने समय की आपसे बात की कि 2 समय गन्ने के बुआई के हैं, शरदकालीन और बसंतकालीन। इसमें सितंबर अक्टूबर में जो गन्ना बोता है वो शरदकालीन है। इसके साथ हम जितनी भी सह फसली खेती गन्ने के साथ है वो सारी कर सकते हैं, आप रबी वाली जितनी है। इसके अलावा बसंतकालीन है जो फरवरी मार्च में हम बोते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर जो एरिया है ये बसंतकालीन है जो फरवरी मार्च में ही बुआई होती है। मैं कहता हूँ आप गेहूं काट के ज्यादातर जो गन्ना बोते हैं फरवरी मार्च में बोले, हद से हद अगर हम ज्यादा लेट जाते हैं तो अप्रैल में बोले, लेकिन मई जून वाले जो गन्ने की बुआई है उसको आप ना करें, वो हमारे लिए खर्च बढ़ाती है, उतना प्रॉफिट हमें नहीं देती है। बीज का चुनाव, समय की बात मैंने की, दूसरा है बीज का चुनाव। देखो बार बार मैं एक चीज कहता हूं कि इस गन्ने के बीज के अलावा पृथ्वी पर कोई ऐसा बीज नहीं है जिसके एक एक बीज को आप देख के बो सकते हो। गन्ने का बीज एकमात्र ऐसा बीज है जिसकी एक एक कांची जिसे हम बोलते हैं, एक एक टुकड़ा जो है वो किसान के हाथ में से 2-3 बार होते हुए जाता है। और इसके बीज के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कतें भी हैं। जहां आपको ये लगता है कि जब आप गन्ना बो रहे हो कि इस बीज का जो सिरा है, इस कांची का जो सिरा है वो लाल पीला लाल है ज्यादातर, या कोई बदबू उसमें से आ रही है, तो उस कांची को ना बोएं। अगर आपने इतना भी कर दिया कि जो लाल वाले सिरे वाली कांची थी नहीं बोई, तो आपका जो रेड रोट गन्ने का लाल सड़न रोग है वो बिल्कुल भी खेत में नहीं जाएगा। कुछ लोग करते भी हैं इस काम को, आप इसको उपचारित भी करके बो सकते हैं। हम लोग गन्ने के बीज को क्योंकि ज्यादा एरिया में लगता है तो, और जिस समय ये लगता है बोया जाता है उस समय हमारे पास लेबर की भी कमी है, गर्मी भी है, तो ये सारी परिस्थितियां देखते हुए किसान जितनी जल्दी करता है कि बोता चला जाता है। उसको केवल एक ध्यान रखना है कि गेहूं ये गन्ने बीज के लिए कटने से लेके और बुआई होने के बाद मिट्टी में ढकने तक का समय जितना कम होगा गन्ने का उत्पादन उतना ही जमाव उतना ही ज्यादा होगा। ये अगर हम ये प्रक्रिया को अपना गए तो बहुत बढ़िया हमारे लिए है। और कहीं कहीं ये परिस्थितियां और भी हैं कि अगर हम कार्बेंडाजिम एक बहुत सस्ता और उपलब्ध आसानी से उपलब्ध हमारे कृषि विभाग के जो कृषि रसायन केंद्र है उन पर भी उपलब्ध है। एक नया केमिकल है टेबुकोनाजोल, दोनों फंजीसाइड हैं, आप इनसे गन्ने की कांची को भी उपचारित कर सकते हैं। अगर कार्बेंडाजिम से उपचारित करनी है तो वो लगभग 200 ग्राम 40-50 लीटर पानी में मिला लें और वो कांची को डुबोते रहें और 2-3 मिनट उसमें रख दें। और जब वो कांची डूब के अच्छी तरह से पूरी कांची अगर वो लेती है, अगर टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं तो वो 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला लें। जब वो लगता है कि पानी खराब हो गया, आप कांची को बार बार निकालते या पानी कम हो गया, उस पानी को उसी खेत में बखेर दें और दूसरा पानी लेके और उसमें दवाई कर दें। अगर आपने ये काम कर दिया तो निश्चित गन्ने में जो जाने वाले रोग है, बीज जनित रोग है, वो रुक जाएंगे। और कोई कुछ भी कहता रहे, गन्ने अगर खड़े गन्ने में एक बार लाल सड़न आ गया, अगर ग्रासी सूट आ गया, कोई सा भी रोग आ गया, तो वो किसी भी दवाई से नहीं जाता है। और हम दवाई का भरपूर इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन जाता नहीं है वो। ये निश्चित मैंने एक मात्रा लिख दी कि 62 से 75 क्विंटल, लेकिन ये किस्मों पर आधारित है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको बीज का इस्तेमाल कितना करना है। बीज उपचार मैंने आपको बता दिया, कार्बेंडाजिम है, मैंगोजेब है, आपका ये दूसरा टेबुकोनाजोल है, इससे आप उपचारित कर सकते हैं। तीसरी चीज जो मुख्य चीज है वो है इसका
खान पान, यानी कि इस पे अगर आपके पास मर्दा का परीक्षण का परिणाम है तो आप उसके आधार पर डालेंगे, नहीं तो एक ब्लैंक रिकमेंडेशन है। मैं प्रति बीघा आपको बता दूं कि गन्ना बुआई के समय जब आप गन्ना बुआई करते हैं, तीन खाद आपके पास रासायनिक उर्वरक मौजूद है। उसमें एक एनपीके है, एक डीएपी है, एक आपके पास रामबाण के नाम से है। अगर आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो 10 से 12 किलो डीएपी प्रति बीघा बुआई के समय, इसके साथ 5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी आता है वो, और इसके साथ 6 किलो यूरिया प्रति बीघा आपको गन्ने में देना है। अगर आप एनपीके का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ आपको लगभग 18 किलो एनपीके और 7 किलो यूरिया प्रति बीघा आपको गन्ने में देना है। कोई सा एक इस्तेमाल करेंगे। तीसरा तरीका आपके पास है कि अगर आप रामबाण का प्रयोग करते हैं, एक एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट रामबाण के नाम से आता है, तो 25 से 26 किलो रामबाण, 10 किलो यूरिया और 5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति बीघा आपको गन्ने में प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको खड़े गन्ने में केवल जब तक आप गन्ने की जुताई पिटाई खुदाई कर रहे हैं तब तक आपको 20-22 किलो यूरिया देना है, और 2 भागों में तोड़ लें यूरिया को, चाहे 3 भागों में तोड़ लें, लेकिन गन्ने को राशन जब तक चाहिए जब तक आपके गन्ने की खुदाई पिटाई हो रही है। और ये जो समय है ये केवल जुलाई तक या 15 जुलाई तक है। इसके बाद गन्ने की बढ़ोतरी का समय है, उसके बाद फिर आप गन्ने को कोई भी राशन ना दें। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मैं अंत में एक चीज और बताना चाहूं कि अभी कुछ किसान भाई कह रहे थे कि इसका गाड़ी के साथ क्या संबंध है। किसानों ऐसा मत करो कि गाड़ी का संबंध हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। भाई अगर शहर वालों के साथ है तो गांव वालों के साथ क्यों नहीं हो सकता। अगर शहर वाले गाड़ी ले सकते हैं तो हम भी तो गाड़ी में भरोटे ला सके कि नहीं ला सकते। बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि गाड़ियों में भरोटे भी आते हुए देखे। तो संबंध जरूर है इन सब चीजों का आपस में। और मैं पुनः आप ग्रीन टीवी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया इस कार्यक्रम के लिए, और धन्यवाद। अभी सर ने जितनी तमाम बातें आप सभी को बताई उन्हें आपने कितने ध्यान से सुना है। एक सवाल जो सर आपसे पूछेंगे और उसका जवाब जिनको भी पता होगा वो सिर्फ हाथ उठाएंगे, माइक आप तक आएगा और उसके बाद आपको सवाल का जवाब माइक में ही देना है, और जिनका जवाब सही होगा उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से एक इनाम दिया जाएगा। तो सर अभी आपने जो टॉपिक पे बात की एक सवाल उससे संबंधित पूछे। देखो बिल्कुल सही है, एक सवाल मैं आपसे करता हूं। बस आपको बोलना नहीं है, मुंह से नहीं बोलना है, केवल हाथ ही उठाना है, क्योंकि मुंह से बोलते सवाल खत्म हो जाता है। फिर अभी मैंने बीज उपचार की बात की, गन्ने के बीज उपचार के लिए कौन सा फंजीसाइड है? कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब और डेबुकोनाजोल। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित है कि कार्बेंडाजिम, आ जाओ आप। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आर.के. धूरिया सर को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और धानुका के पास क्या कुछ खास है गन्ना किसानों के लिए, बताएंगे सर आपको। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरी स्पीच के बाद में एक सवाल होगा और सवाल के बदले जो जवाब मिलेगा उसमें एक इनाम आपको मिलेगा। सर नमस्कार। केवी के शामली से आए वैज्ञानिकगण, यूपी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए अधिकारी, किसान भाइयों और मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से आप सभी का आज की ग्रीन टीवी की किसान चौपाल में हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन टीवी को कि उन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया आप लोगों से बात करने के लिए। धानुका ने पिछले 2 वर्षों से एक अभियान चलाया और हम लोग हर फोरम में एक ही बात करते हैं, वो बात करते हैं किसान के सम्मान की, किसान के प्राइड की। आज भी करेंगे और मैं एक रेफरेंस से बात करना चाहूँगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब हमारा जवान, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, चाहे -50 डिग्री हो, चाहे +50 डिग्री हो, जब वो बॉर्डर के ऊपर है तो आप और हम चैन की नींद सोते हैं, अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। इसी तरह से जब हमारे देश का किसान यानी आप लोग जब खेतों में रहते हैं
मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तब भी इस देश को एक सुरक्षा मिलती है और वो सुरक्षा है खाद्य सुरक्षा। हम धानुका में बात करते हैं कि किसान को अन्नदाता ही कहना काफी नहीं होगा, किसान देश की प्रगति में भी एक बराबर का भागीदार है, एक मुख्य स्तंभ है, एक पिलर। ये आप लोगों ने सिद्ध किया जब कोरोना आया था। 2 साल कोरोना रहा, जब लॉकडाउन लगता था हर एक चीज बंद हो जाती थी, ट्रेन बंद थी, स्कूल बंद थे, हमारे जैसे लोग भी घरों में बैठे थे, लेकिन एक चीज चल रही थी और वो थी खेती चल रही थी, कृषि कार्य चल रहा था, देश का किसान खेत में खड़ा था। यही कारण है कि इसी कृषि की वजह से हम लोग इस कोरोना जैसी त्रासदी से भी बाहर निकल पाए। तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड देश के किसानों के इसी जज्बे को, इसी मेहनत को, इसी हिम्मत को देश के नागरिकों की तरफ से प्रणाम करता है। और आइए एक वीडियो देखेंगे जो कि देश के किसानों को समर्पित है। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। यहीं पे ही हम कोई जो नया प्रोडक्ट लाते हैं उसकी टेस्टिंग वगैरह इनिशियली शुरुआती अवस्था में हम लोग यहीं ही करते हैं। चूंकि आजकल समय चल रहा है बायो का भी, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ बायो पे आ जाना है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है केमिकल और बायो का मिक्स करने की, प्रॉपर ब्लेंड करने की। तो इसीलिए धानुका भी बायो प्रोडक्ट लेकर के वे पिछले साल ही शुरू किए हैं और धीरे धीरे इस बायो की रेंज को भी बढ़ा रही है। तो अब मैं गन्ने के ऊपर बात करूंगा और मैं धानुका के पास रेंज तो पूरी है बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक, लेकिन मैं सिर्फ 3 उत्पाद की यहाँ पे बात करना चाहूंगा जो कि शुरुआती अवस्था में हमारे बुआई के बाद काम आएंगे, शुरू के महीने 2 महीने। डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम की शुरुआत करी मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ कि भी स्वास्थ्य जांचने के लिए जरूरी है कि हम मिट्टी की जांच कराएं। मैं भी अपनी बात शुरू कर रहा हूँ जमीन के स्वास्थ्य की। हम कहते हैं धरती हमारी माँ है और हम जानते हैं कि अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो होने वाली संतान भी अच्छी होती है। उसी तरह से अगर हमारी जमीन का स्वास्थ्य अच्छा है तो होने वाली फसल भी अच्छी होती है। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बात करता हूँ तो क्या पहले जैसा स्वास्थ्य है? शायद नहीं है। कारण हम लोग खुद जानते हैं कि पहले साल में 1 फसल होती थी, 2 होती थी, अब तो 4-4 फसलें लेने लग गए। खेत खाली नहीं रहता, गहरी जुताई करके हम छोड़ते नहीं हैं गर्मियों में। पहले देसी खाद का प्रयोग बहुत होता था, लेकिन आजकल नहीं होता है। देसी खाद वो रही नहीं है, जानवर भी उतने नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स की संख्या है, उनकी जो एक्टिविटी है माइक्रोब्स की, वो जमीन में कम होती चली जा रही है, जिससे इसकी फर्टिलिटी कम होती चली जा रही है। अगर हम इतना इनपुट नहीं डालें तो जो हम उत्पादन ले रहे हैं शायद लेना मुश्किल हो जाए। तो आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर और डिस्कशन करेंगे। ये मिट्टी, यही हमारी असली विरासत है। इसकी जिम्मेदारी पुरखों से होते होते आज मेरे हाथों में है। और एक दिन ये छोटे नन्हे हाथ इसकी देखभाल करेंगे, पर तब तक उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है।
कर दिया ऐलान है, फसलों की शान है, खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। ये जड़ों को ताकत दिलाता है, उनकी क्षमता को बढ़ाता है, हर पोषण को पहुंचाता है, मजबूत फसल दे जाता है। झूमते खेत और खलियान है, हर किसान का अरमान है, खुशियां चूमे आसमां, ये अनमोल सा वरदान है। अब खेतों में मुस्कान है, माइकोर उन्नति की उड़ान है। जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। तो जैसे ही जमीन में डालते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर देता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है और जमीन की उपजाऊ क्षमता नेचुरल तरीके से भी आती है। और एक चीज और है कि पौधा, मैं कहता हूँ ये अपना ये होल भी है, इसकी जो मजबूती है वो निर्भर करती है कि इसकी नींव कितनी मजबूत है। इसी तरह से हर एक पौधे की जो नींव है वो जड़ें हैं, और जड़ें अगर मजबूत है तो वो अगर भोजन अच्छा ले पाता है पौधा, तो उसकी ब्यात अच्छी होती है और उत्पादन अच्छा आता है। यही काम माइकोर करता है। माइकोर की जो उपयोग मात्रा रिकमेंडेड है वो 8 किलो प्रति एकड़ है। आप एक साथ भी डाल सकते हैं माइकोर को, और 2 बार भी डाल सकते हैं। 2 बार कैसे? 4 किलो आप बुआई के वक्त डालें, क्योंकि अभी बुआई का वक्त आ रहा है, और 4 किलो आप पहले पानी के वक्त यानी 30 से 40 दिन के आसपास आप फर्टिलाइजर के साथ मिला करके डाल सकते हैं। ये इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, आप देख रहे होंगे कि जड़ों में बहुत विकास है, और साथ ही साथ पत्तियों की चौड़ाई बढ़ेगी, पत्तियों का हरापन अच्छा आएगा, पत्तियां भोजन अच्छा बना पाएंगी, और अल्टीमेटली उत्पादन हमारा अच्छा आएगा। जमीन भी भुरभुरी होगी और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा आएगी। तो माइकोर 8 किलो प्रति एकड़ की दर से देसी खाद जमीन में डाल के उसकी हम क्या कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ा सकते हैं। अब आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा, किस चीज का है, कोई बताना चाहेगा? व्हाइट ग्रब का है। ये आपके एक साइड में देखें, बीच में तो अडल्ट है और एक साइड में यंग है जो ग्रब है, और एक साइड में जो मैच्योर हो जाता है ग्रब। गन्ने में लाल सड़न के बाद, लाल सड़न तो वेस्ट यूपी में कहूँगा अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल में बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे पहले दीमक की बहुत समस्या थी, लेकिन आजकल ग्रब की बहुत समस्या बढ़ गई है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये इसका जीवन चक्र है। ये करीबन 6 से 8 महीने जमीन में रहता है। सर्दियों में ये ग्रब नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही अब ये मौसम आया तो ये बाहर की तरफ आता है, ऊपर आता है और जड़ों को काट करके नुकसान पहुंचाता है। ये इसके नुकसान के सिम्टम्स है। गन्ने की पहले पत्ती सूखती है और फिर पूरा का पूरा पौधा सूखने लगता है। स्पेशली मैंने जब जुलाई अगस्त आता है तब मैं देखता हूँ कि गन्ना बिल्कुल बैठने लगता है, बिल्कुल गोलाई में मैं देखता हूँ एक हिस्सा बैठ जाता है। इस तरह से जब ग्रब जड़ों में लग जाती है, वो जड़ों को खाने लगती है, तो गन्ने में उत्पादन का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए धानुका ने की जो तकनीक है, एक जैविक उपाय, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और वो है वाइटेक्स। वाइटेक्स में कोई केमिकल नहीं है, वाइटेक्स में सिर्फ जैविक कीटनाशक है ये, और इसका जो प्रयोग है वो 2 किलो प्रति एकड़ की दर से रिकमेंडेड है। आप बुआई के वक्त ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं कहूँगा जब आप खेत तैयार करते हैं तब भी इसको आप डाल सकते हैं, या मैं कहूँगा कि सेट आप जब लगाते हैं
तो सेट के ऊपर भी इसको डाल सकते हैं आप, दोनों तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वाइटॉक्स दीमक और वाइट ग्रब सफेद गिडार दोनों के ऊपर प्रभावशाली तरीके से काम करता है। ये काम कैसे करता है? ये क्या करता है कि ये चूंकि एक तरह की फंगस है, ये ग्रब के ऊपर या दीमक के ऊपर काई जैसी जम जाती है ग्रब, और वो हरा होने लगता है, और जब फंगस उसके शरीर में प्रवेश करती है तो ग्रब मरने लगता है, ये टर्माइट या दीमक मरने लगता है। इस तरह से ये ग्रब को या दीमक को कंट्रोल करता है। तो इस बार आप अपने खेत को वाइट ग्रब से बचाने के लिए धानुका की जो तकनीक है वाइटेक्स, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, आखिरी बात है मेरी, और वो है गन्ने में खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार तो 3 तरह के होते हैं, चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और मोथा। मोथा दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार है क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होता। इसके चूंकि इसका प्रोपोगेशन ये फैलता ही गांठों से है, गांठों को 4 हिस्से में काट दो तो 4 मोते उग के आते हैं। इसके नियंत्रण के लिए धानुका ने एक प्रोडक्ट दिया था जो आप पिछले 10 सालों से प्रयोग कर रहे हो, तो आइए उस प्रोडक्ट का एक वीडियो देखते हैं। अरे आनंद, भैया घर बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद। अरे आओ चलो प्रसाद ले लो। नहीं, वो क्या है, खेत में मोथा निकला है तो उसी का बंदोबस्त करने जाना है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके खेत में? अरे हमारा तो हो चुका है। हो चुका है? हाँ। अच्छा चलता हूँ। अरे आनंद, देख रहे थे अमिताभ बच्चन का, तो दोस्त बोल रहा है उसको अमिताभ बच्चन के लिए भक्तावर, वो ऊपर हम बोल रहे, अरे उसका नाम भक्तावर। अरे आनंद, क्या बोले? कहाँ जा रहे हो? रुको ना, चाय तो ले लो। नहीं, रुकने का टाइम नहीं है, खेत से मोथा जाने को राजी ही नहीं। चलता हूँ। अरे कहाँ? चलो बच्चों, रेडी? और पुरुषोत्तम भैया, बोलो आनंद। कहाँ चल दिए? सोचा कि जरा फैमिली के साथ घूम के आ जाऊं। हाँ आप चलो। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मोथा तो आपके भी खेत में था, फिर भी आप इतने निश्चिंत कैसे? मैं तो इसे एक जगह काटता हूँ तो ये दूसरी जगह आ जाता है। आनंद, मैंने ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गांठों के ऊपर वार किया है। मतलब? सेम्प्रा ये मोथे को गांठों से खत्म कर देता है, तो इसे एक बार अपना और हर बार की चिंता छोड़ दे। धानुका का सेम्प्रा गांठों से खत्म करे मोथा। सेम्प्रा मोथे का सबसे बेहतर समाधान, जो कि एक जापान की तकनीक है, एकमात्र प्रोडक्ट जो ग्लोबली विश्व भर में रजिस्टर्ड है मोते को गांठों से खत्म करने के लिए। मैं बस इतनी सी बात करूंगा कि जब भी आप सेम्प्रा का प्रयोग करें, 3-4 चीजें ध्यान रखने वाली बात है। एक, सेम्प्रा सिर्फ मोथे को मारता है, दूसरे खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप वीडमार सुपर या 240-58% मैट्रिब्यूजन ये मिला करके प्रयोग करेंगे तो गन्ने के दूसरे खरपतवार भी कंट्रोल हो जाएंगे। रेटून क्रॉप में जो पैडी अपन लेते हैं गन्ने की, उसमें अगर आप ट्रैश बर्निंग करते हो, जलाते हो, तभी हम रिकमेंड करते हैं कि आप सेम्प्रा लगा सकते हैं। और तीसरी चीज, खेत में नमी होनी चाहिए जब भी सेम्प्रा आप लगाओ। 7-8 दिन बाद हल्की सिंचाई करनी है। और तीसरा, मोथा जब 3 से 5 पत्ती का हो तब आप सेम्प्रा लगाएं। और चौथा, कट नोजल का प्रयोग करें जब भी आप हर्बिसाइड का एप्लीकेशन अपने खेत में करते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही डिस्कशन था, इतनी ही बात थी। और जानकारी के लिए आप धानुका की बाहर स्टॉल लगी है, आप इस मीटिंग के बाद विजिट करके और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। सर एक सवाल आप पूछें, जो भी आपने भी बताया हमारे किसानों को, उससे संबंधित एक सवाल। वाइट ग्रब या क्या कहते हैं कि दीमक को मारने के लिए एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की मैंने बात करी थी, उस उत्पाद का नाम और प्रति एकड़ मात्रा बतानी है। वाइटेक्स है वो,
और 2 किलो प्रति एकड़। बिल्कुल सही आप एकदम सही जवाब है सर, स्टेज पर आ जाएं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर अजय कुमार जी, साइंटिस्ट कम प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो आपको बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीएम यानी कि एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी सर आपको देंगे। डेली के शामिल से चलाए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए और उसके बाद ध्यान से सुने पूरी जानकारी को, क्योंकि इससे संबंधित एक सवाल सर आपसे पूछेंगे, जवाब में आपको एक इनाम मिलेगा। सर सभी सम्मानित किसान भाई, कृषि विभाग से आए हुए हमारे साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने इतने व्यवस्थित और व्यस्त समय से अपना समय निकालकर यहाँ पे उपस्थित हुए, उसके लिए धन्यवाद। आज की जो हमारी सबसे गंभीर समस्या है वो है कीड़े और बीमारियों की। उसी पे हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम एकीकृत कीट प्रबंधन की प्रणाली को अपनाकर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप सभी लोग कि हमारा शामली जनपद पिछले 4 सालों से गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पे है और गेहूं में भी हम नंबर 1 पे हैं। तो आप लोगों की मेहनत कहीं भी पीछे नहीं है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मगर समस्या एक है कि उसके साथ साथ हमारी जो उत्पादन की लागत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो उस उत्पादन की लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं, और जब उत्पादन की लागत कम होगी, कीट और बीमारियों का हम नियंत्रण करेंगे तो उससे उत्पादन में वृद्धि भी होगी। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे कि एकीकृत कीट प्रणाली को हम अपनाकर किस तरीके से कीट और बीमारियों को रोक सकते हैं। अभी तक जो किसान भाई हैं उनका केवल एक ही सिद्धांत है कि खेत में कीड़े और बीमारियों की समस्या हुई, दुकान पे जाओ और केमिकल लाके हमने स्प्रे कर दिया। इसके अतिरिक्त तो शायद ही कुछ लोग हैं जो भूमि शोधन, बीज उपचार पे बात हुई, ट्रैप्स है विभिन्न प्रकार के, उनका प्रयोग करते हैं। तो वही हम चर्चा करेंगे आज। समझ पाएगी जो कीट है या बीमारी है उसका समाधान हम केवल स्प्रे के द्वारा नहीं कर सकते। दूसरी जो चीजें हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे उनके द्वारा भी हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं। कि एक तो आईपीएम की जो टेक्नोलॉजी है हम उसको अपने खेतों में कहीं ना कहीं अपना नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने में कीट में प्रमुख रूप से जो आपका कंसुआ है और उसके साथ साथ अगोला भी, जिसको टॉपुरा बोलते हैं, और उसके साथ ही एक बीमारी है तोता जो प्राथमिक रूप से गन्ने में देखने को मिलती है। दूसरी चीज, जो धान की फसल हमारे यहाँ सेकेंडरी है उसमें तना छेदक और पत्ती लपेटक की समस्या है, साथ में ही शीत ब्लाइट की प्रॉब्लम और बीपीएच की समस्या भी हमारे जिले में देखने को मिलती है। दूसरी चीज, गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग, करनाल बंट और अपनी सरसों की फसल लगी हुई है उसमें आप सफेद रतुआ की पत्तियों पे या फिर तने पे सफेद रंग की फफूंदी विकसित हो जाती है और पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उसके साथ ही साथ अगर बागवानी की हम बात करते हैं तो बागवानी में हमारे यहाँ पे जो पुराने बाग हैं उनमें तना छेदक की समस्या है और उसके साथ साथ हॉपर्स और फल मक्खी की भी समस्या हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि एकीकृत नासी कीट प्रबंधन है क्या। कुछ नहीं है जो सब आप लोग अपने खेतों में कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, केवल कुछ चीजों को उसमें एडिशनल जोड़ने की आवश्यकता है जिससे हम प्रभावी रूप से कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जो कीटों की पॉपुलेशन है उसको उस स्तर से नीचे रखा जाए जहां पे वो आर्थिक नुकसान हमारी फसलों को ना पहुंचाए। जो सस्य क्रियाएं हैं, गर्मी की जुताई अभी सबने बात की, और संतुलित उर्वरकों का उपयोग सभी को पता ही है। उसके साथ साथ जो हम फसल चक्र की बात करते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई अगर शामली जनपद की हम विशेषकर बात करें तो फसल चक्र को हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता होगी कि कीड़े और बीमारियों की जो समस्या है वो कहां से उत्पन्न होती है। देखिए, सबसे पहला
जो सोर्स है वो क्या है, जमीन। या तो कीड़े और बीमारियों से संबंधित जो चीजें हैं वो आपकी जमीन में है। दूसरा है बीज, स्वस्थ बीज अगर आप लेंगे, उपचारित करेंगे तो बीमारियों का प्रसार नहीं होगा। तीसरा है आसपास का वातावरण, कि जो आसपास के खेत हैं, मेड़ है, उस पे खरपतवार है, उसमें जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और उसी सब को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं प्रैक्टिकली रूप में, भूमि के उपचार से लेके और अंत तक रासायनिक चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, रसायन का जो ऑप्शन है वो सबसे लास्ट है, कि सबसे बाद में हम रसायनों का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए सबसे पहले कृषि क्रिया है कि हम फसल चक्र अपनाएं, उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें, गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, साथ ही साथ चारों तरफ बॉर्डर पर ट्रैप क्रॉप लगाएं। ट्रैप क्रॉप का क्या काम होता है कि जो कीड़े हैं उनको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और आपकी जो मुख्य फसल है वो कीड़ों के प्रकोप से बच जाती है। साथ ही साथ एक दूसरा विकल्प है सह फसली का, कि जिसमें मुख्य फसल के साथ में हम दूसरी फसल लगाते हैं, उससे भी कीड़े और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। अब अगर हमें कीड़े और बीमारियों से फ्री खेती करनी है तो सबसे पहले 2-3 चीजें हैं, और आप सभी कर रहे हो, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते जाओ, उनको सम्मिलित करना है। सबसे पहले भूमि शोधन। तो अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो एक फफूंदी है उसी से हम, एक तो है ट्राइकोडर्मा जो बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, और दूसरी अभी एक बताई थी वाइटेक्स, वो आती है मेटाराइजियम। दोनों का क्या काम है, जो ट्राइकोडर्मा है वो आपके खेत में जो बीमारी पैदा करने वाले कारक हैं उनको रोकने का कार्य करती है। उसको आप गोबर के साथ में या फिर पानी के साथ या 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप सीधे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तरीका आपको चुनना है, मगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी भूमि में जो भी बीमारी करने वाले कारक हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो पहली तो ट्राइकोडर्मा के द्वारा भूमि शोधन करना है। जब आप गोबर की खाद डालते हैं उसी में गोबर की खाद में इसको तैयार करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक आती है बिवेरिया वैसियाना, और जो अभी लास्ट लेक्चर में बताया गया था मेटाराइजियम। इन दोनों फफूंदियों का क्या काम है कि जिस खेत में व्हाइट ग्रब या दीमक की समस्या है, जो ट्राइकोडर्मा है वो तो बीमारियों को रोकने के लिए काम आती है, और बिवेरिया वैसियाना और मेटाराइजियम, इन दोनों का प्रयोग जो है आपके खेत में अगर दीमक या कीड़े के अंडे, सूंडी, लार्वा जो भी अवस्था है उसको ये खत्म करती है। उसके साथ साथ बीज शोधन जो चर्चा हुई, कोई भी फसल है, चाहे गन्ना है, मुख्यतः हमने जो उदाहरण दिए यहाँ पे वो गन्ने की फसल से संबंधित दिए हैं, या फिर हमारे यहाँ धान है, दूसरी जो सब्जियों की खेती होती है उससे संबंधित है। तो बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है या खाली कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, टेबुकोनाजोल है। दोनों की दर जो आप घोल बना रहे हैं, अगर गन्ने के लिए है 200 लीटर पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाना है कार्बेंडाजिम, 1 ml के हिसाब से मिलाना है टेबुकोनाजोल। दोनों में से कोई एक लेना, ऐसा नहीं कि सभी मिला दो। अभी तक यही परिपाटी चल रही है कि एक साथ में 3-4 केमिकल मिलाए और उनका इस्तेमाल कर लिया। तो बीज उपचार के लिए अगर गन्ने में आप कर रहे हैं तो कार्बेंडाजिम प्लस इमिडाक्लोप्रिड से कर सकते हैं। धान और गेहूं में कर रहे हैं तो टेबुकोनाजोल, ये जो रेक्सेल आता है स्पेशली सीड ड्रेसिंग के लिए ही है, बीज उपचार के लिए है। साथ ही साथ कुछ किसान भाई अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो जो ट्राइकोडर्मा अभी बताया था, ट्राइकोडर्मा से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से। और प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं वो बीजामृत आप घर पे बनाए, गाय के गोबर और गौमूत्र से, उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। सब्जियों की पौध की अगर हम बात करें तो उस पौध को भी ये घोल बना के उसमें थोड़ी देर रखने के बाद, उपचारित करने के बाद ही मुख्य खेत में हम लगाएंगे। तो कुछ यंत्र हैं जिनका हम उपयोग भी खेतों में कीट नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, और कोई ऐसे नहीं है कि लाइट ट्रैप है तो लाइट ट्रैप आप अभी देखोगे कि जो कीड़े होते हैं वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आप देखिए इसमें हाथ से बना हुआ भी है, और जो सोलर से बने हुए आते हैं वो थोड़े महंगे हैं। अगर आप घर पे बनाओगे, आप
पहला वाला देख लीजिए कि इसमें 200-300 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो धान में जो कंसुआ लगता है उसकी तितली को पकड़ने के लिए, टॉप बोरर की जो तितली है उसके लिए, तना छेदक है उसके लिए धान में, और पत्ती लपेटक आदि कीटों के लिए आप किसी भी फसल में आप इसको उपयोग लगाइए। इसको करने से क्या होगा कि एक तो आप कीटों पे निगरानी रख सकते हैं, साथ ही साथ आप उनका नियंत्रण कर सकते हैं। एक ट्रैप 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। तो कोई सा भी मॉडल आप अपने हिसाब से जो आपको सुविधाजनक बनता हो उसको ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। घर पे देखो, सबसे पहले वाला फोटो देखिए, एक डब्बा लगा हुआ है, ये डब्बा सबके घर पे मिल जाएगा। इसमें एक होल्डर लगवा लो और एक चार्जिंग वाला बल्ब आता है अगर लाइट का सोर्स नहीं है तो, और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद लगाना है। तो जितने तरह की तितलियां आपके खेत के आसपास हैं वो सब आके इसमें फंस जाएगी। नीचे क्या करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए और कोई केमिकल डाल देंगे तो वो इसी में पकड़ते रहेंगे। सुबह आप देखोगे कि किस तरीके के कीड़े मेरे खेत में लगे हुए हैं। तो एक तरीके से आपका सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करेगा खेत में। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। ये भी निगरानी और नियंत्रण दोनों के लिए काम आता है, जिसको आप गन्ने में, क्योंकि जो प्लास्टिक वाला ये जो देख रहे हैं हिस्सा जिसमें पॉलीथीन लगी हुई है नीचे, इसका प्रयोग ये तो एक जैसा ही रहेगा। इसके साथ साथ जो नीचे एक छोटा सा पैकेट है उसमें रबड़ की ट्यूब निकलती है। तो उस रबड़ की ट्यूब में जो मादा कीट होती है उसकी गंध होती है, जिससे नर कीट उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और वो इस ट्यूब में फंसते चले जाते हैं जो पॉलीथीन लगी हुई है। तो इसका भी हम, ये 70 या 75 रुपए का आता है। इसको गन्ने की फसल में अगर आप करें तो जनवरी या फरवरी से लगाना शुरू कर दें। धान की फसल में जब 40 दिन की फसल हो जाए उसके बाद लगा दें, तो तितली की अवस्था में अगर कीट पकड़ जाएगा तो बाद में अंडे ही नहीं देगा वो, तो संक्रमण से आपकी फसल बच जाएगी। 10 ट्रैप आते हैं 750 रुपए के। दूसरा एक और आती है समस्या कि किसान भाई खरीदे कहां से। तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें उपलब्ध हैं कि अगर आप देखोगे, ये फोटो भी वहीं से लिए गए, हर एक कीट के लिए, जैसे टॉप बोरर के लिए आप डालोगे तो वो टॉप बोरर वाली रिफिल ही देगा, और ये जो आपका प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है ये बाद में आपको काम आ जाएगा। आप दूसरी रिफिल लगा के धान में इसको इस्तेमाल कर लें। जिनके बागवानी में है तो बागवानी में आप इनको फल मक्खी ट्रैप को इस्तेमाल कर लें। कुछ लोग करते भी होंगे, मगर समस्या क्या है कि इसको किस समय पे लगाना है, कि जब फ्लावरिंग की अवस्था है और फल बनने वाला है उसी टाइम आप इनको लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो फल मक्खी है वो शुरुआत की अवस्था में ही फल के अंदर अपने अंडे दे देती है। तो आप उसको शुरुआत की अवस्था में इसको लगा सकते हैं। दूसरे चिपचिपे ट्रैप आते हैं जो सब्जियां वगैरह छोटे एरिया में लगाते हैं, वहां पे आप येलो कलर के या ये नीले रंग के जो चिपचिपे ट्रैप है इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैविक की बात करें, अगर इसके बाद भी गन्ने में संक्रमण होता है तो ट्राइकोकार्ड की उपलब्धता की थोड़ी समस्या है, मगर आप मुजफ्फरनगर में गन्ना शोध संस्थान है वहां मिल जाता है, करनाल में है, हमारी यूनिवर्सिटी में है। दूसरा एक आपने सुना होगा दयाल फर्टिलाइजर, तो उनका एक टोल फ्री नंबर है, किसानों के समूह बनाइए 8-10 के, तो उनको टोल फ्री नंबर पे आप बुक करा दीजिए, वो आपके घर पे ही पहुंचा देते हैं। तो जब आपके लाइट ट्रैप में या फेरोमोन ट्रैप के अंदर तितली फंसनी शुरू हो जाए तो आपको 7 दिन के अंदर इन कार्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के गन्ने की पत्तियों की निचली सतह पे लगाना है। और इसके बाद भी अगर कीड़ा हो जाता है तो लास्ट ऑप्शन कहां जाना है हमें, रसायन के इस्तेमाल पे। तो रासायनिक में कि एक तो स्पेसिफिक समय है कि कंसुए के लिए आप अप्रैल लास्ट में या मई के पहले सप्ताह में, टॉप बोरर के लिए जो समय है वो है जुलाई और जून का लास्ट सप्ताह और जुलाई का पहला सप्ताह। दानेदार कीटनाशक में आपकी फिप्रोनिल आती है, उसको आप डाल सकते हैं, कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हैं, और ये क्लोरेंट्रिनिलिप्रोल दानेदार भी आ रहा है, उसे डालें। ध्यान रखना है कि खेत में नमी होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगोला वेदर के लिए कब डालना है, जून के लास्ट में और जुलाई के पहले सप्ताह में। उसके बाद अगर आप स्प्रे पे जा रहे हैं तो स्प्रे के लिए एक बहुत अच्छा केमिकल है जिसमें कोराजन वाला साल्ट है प्लस लैम्डासाइलोथ्रेन है, जो सूंडी को, तितलियों को और साथ ही साथ जो अंडे की अवस्था है उसको भी नियंत्रित करता है।
तना छेदक के लिए बात करें, बहुत सारे केमिकल हैं, मगर जब आप IPM मॉड्यूल अपनाएंगे तो उसके साथ साथ आपको रसायनों का इस्तेमाल एक स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है वो भी ना करें, क्योंकि जो आपके ट्रैप्स हैं, सॉइल ट्रीटमेंट है, उसके द्वारा आप कीड़े और बीमारियों को काफी हद तक रोक सकते हैं। तो रसायनों का प्रयोग न्यूनतम करना हमारा उद्देश्य है कि जिससे अच्छा उत्पाद मिले और साथ ही साथ आपका जो पर्यावरण सुरक्षा है वो भी बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ये जो तमाम जानकारियां दी उससे संबंधित एक सवाल, लाइट ट्रैप 1 एकड़ में कितने आवश्यकता पड़ेगी और इसका काम क्या है? एक की आवश्यकता है जी। कैसा काम करता है? सूर्यास्त के 2 घंटे बाद लगाना, खेत में कीट पतंगे होंगे तो उसमें कह दीजिए। एक लगाना है प्रति एकड़ की दर से, और जो कीड़े हैं वो लाइट की ओर आकर्षित होते हैं तो वो उसमें पकड़ जाएंगे। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नीरज कुमार जी को, सेल्स मैनेजर सन्मति हुंडई से। सर, आप स्टेज पर आए और हमारे किसानों को बताएं कि आपके पास न्यू रेंज कार कौन कौन सी हैं रूरल पॉपुलेशन के लिए। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, सभी कृषि वैज्ञानिकों को मेरी नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का सन्मति हुंडई शामली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच पर पधारे, आप इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम में आपके आने से 4 चांद लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुंडई जो परिचय की मोहताज नहीं है, जिसमें एक बार एक चीज और जानना चाहूंगा यहां पर, हुंडई की गाड़ी, मेरे किसान भाई जो यहां पर बैठे हैं, कितनों के पास हुंडई की गाड़ी है? एक बार जरा हाथ उठाए प्लीज, जो हुंडई की गाड़ी यूज कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रो हो, i20 हो, क्रेटा हो, जो यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां उनके लिए। आओ मैं एक छोटा सा परिचय हुंडई के बारे में आपको देता हूं। हुंडई जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है और जो मोहताज नहीं है किसी की, जिन कंपनियों को 150 साल से ज्यादा हो गया मार्केट में आए हुए, हुंडई को मात्र 55 साल हुए हैं। इन 55 सालों में हुंडई ने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। हुंडई की रेंज ने, हुंडई के प्रोडक्ट ने अपना एक स्थान इस ऑटोमोबाइल में बनाया है और आज इसी कारण से आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यदि हम बात करें छोटी सी होंडा की, जो 1948 में आई लेकिन अभी बहुत नीचे है, या अदर प्रोडक्ट की बात करें, अदर मैन्युफैक्चर की बात करें, बहुत नीचे है, हुंडई ने वर्ल्ड में अपना तीसरा स्थान बनाया है। इसके लिए हुंडई बधाई की पात्र है। एक बार जोरदार तालियों से हुंडई का स्वागत कर दीजिए। थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई आज विश्व की और 182 देशों में आज हुंडई के प्रोडक्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हुंडई बिक रही है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, हम सब लोग बधाई के पात्र हैं। 1995 में चेन्नई के अंदर हुंडई का एक प्लांट लगा, 1998 में जाकर के तैयार हुआ और सबसे पहली गाड़ी सेंट्रो आई, जिसने इस हिंदुस्तान में धूम मचा के रख दी। हर कोई सेंट्रो का दीवाना था उस समय पर जब सेंट्रो आती थी। आज भी जिसके पास सेंट्रो है, मैं देखता हूं जब सर्विसिंग पे आती है, पुरानी गाड़ी है, वो बेचता नहीं है कि इससे बढ़िया गाड़ी मुझे मिल ही नहीं सकती। इतना बढ़िया प्रोडक्ट आया, एक पूरी रेंज, जबरदस्त रेंज हुंडई की आई, जिसमें सारे प्रोडक्ट हैं, हर तरह का, हर व्यक्ति के लिए जरूरत के हिसाब से एक प्रोडक्ट को तैयार किया गया। और आज यदि मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो नंबर 1 पे स्थान है हुंडई का। एक्सपोर्ट में, निर्यात में सबसे बड़ा है। और हम यहां पर जो रूरल है,
R1 में पहले था, लेकिन धीरे धीरे हुंडई ने अपने बड़ी मेहनत के साथ RSO को डेवलप किया। शामली के अंदर भी एक RSO है और 600 प्लस रूरल सेल्स आउटलेट बन चुके हैं और जो अपना 97% रूरल एरिया को कवर कर चुके हैं भारत के अंदर। पूरी रेंज है और यदि मैं बात करूं, चाहे वो सेडान हो, चाहे हैचबैक हो, चाहे वो SUV हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, हर तरह की गाड़ी हुंडई के पास है। हुंडई में मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी हुंडई पूरी करती है। साथ में पूरी अपना जो मैंने आपको बताया, आपको चाहे वो इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन हो, चाहे वो डुअल क्लच ट्रांसमिशन हो, वो पूरी अपना उसमें मिलती है। और ये अपना मुजफ्फरनगर में हमारा जो मेन शोरूम है हमारा मुजफ्फरनगर में है और जो हमारा आउटलेट्स है वो हमारा खतौली के अंदर और शामली के अंदर उपलब्ध है। ये खतौली के अंदर है और ये हमारा शामली के अंदर उपलब्ध है। आपका बहुत वेलकम होगा यदि आप वहां पर आएंगे। साथ ही जो अभी फोटो खिंचवाने की बारी चल रही है, बात जो भी लकी ड्रॉ होगा उसको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप कृपया एक सेल्फी जरूर लें और सेल्फी लेकर के मेरे उस नंबर पर 6395593571 पर आप भेज दीजिए। हुंडई ने किसान भाइयों के लिए अलग से एक डिस्काउंट दिया जो अर्बन एरिया में नहीं है, वो है अपना संबंध स्कीम। किसान भाइयों के साथ एक संबंध स्थापित करने के लिए अपनी गाड़ियों पर हम अतिरिक्त डिस्काउंट देते हैं। जो डिस्काउंट चला रहा है उससे भी अलग से डिस्काउंट देते हैं। उसको हम संबंध स्कीम के विषय में जानते हैं। तो आपको अलग से किसान भाई होने के नाते एक अलग से आपको डिस्काउंट मिलता है संबंध स्कीम का, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक छत के नीचे सारे के सारे आप कार्यक्रम ले सकते, आप सारे सब चीज करा सकते हैं। आप गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप RTO रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं, वारंटी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं और एसेसरीज यदि आपको कोई परचेज करनी है तो आपको एक छत के नीचे ही सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारी एक गाड़ी आई है एक्स्टर, न्यू लॉन्चिंग गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर सारी खूबी दी गई है जो हमको चाहिए एक गाड़ी। इसमें वेरिएंट की बात करूं तो 17 वेरिएंट आते हैं इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर 17 वेरिएंट हैं और स्टार्टिंग प्राइस 6,12,800 मात्र स्टार्टिंग प्राइस है इसका 6,12,800। तो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल सकती है। तो आपका बहुत धन्यवाद। आपका मैंने थोड़ा सा समय लिया। आप सेल्फी जरूर लीजिएगा, मेरे इस नंबर पर आप जरूर भेजिएगा, संबंध स्कीम का जरूर लाभ उठाइएगा। हुंडई की ओर से ये कार्यक्रम स्पॉन्सर आपका हुंडई है, तो हुंडई की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए ग्रीन टीवी चैनल को बहुत धन्यवाद जो हुंडई के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। साथ ही मेरे DSP साहब भी आप यहाँ पर आए हैं हुंडई से, मिस्टर अभिजीत मिश्रा जी, कोई जानकारी लेनी है कुछ वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एक प्रश्न की बारी है, एक प्रश्न मुझे पूछना है और प्रश्न जो उत्तर देगा उसको एक गिफ्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो जो एक्स्टर है जो मैंने अभी बताया जिसके 17 प्रोडक्ट आते हैं, 17 वेरिएंट आते हैं, उसका स्टार्टिंग प्राइस कितना है? 6,12,800। प्लीज आइए। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदीप यादव जी को, DAO शामली उत्तर प्रदेश से। सर आप आएं और हमारे किसानों को बताएं कि पराली प्रबंधन की तरह ही जो शुगर केन यानी गन्ने का जो अवशेष निकलता है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किसान कर सकते हैं, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्नदाता किसान भाइयों, परम आदरणीय कृषि निदेशक महोदय, KVK के प्रभारी
डॉक्टर संदीप चौधरी साहब, डॉक्टर अजय, हुंडई से उपस्थित उनके प्रतिनिधि और धानुका के उनके ऑफिसर, मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप कुमार, जिला कृषि अधिकारी। इस कार्यक्रम में ग्रीन टीवी ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए ग्रीन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष भी ग्रीन टीवी ने प्रोग्राम कराया था और उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा था। इन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन पे ही कार्यक्रम करवाया था और लगातार ये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस तरीके के कार्यक्रम कृषक जागरूकता के लिए करवाते रहते हैं। इसके लिए ग्रीन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसान भाई आपके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है वो ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमें कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसमें जनरली किसान भाई जो केवीकेएस के डॉक्टर लोगों ने बताया वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक चीज़ें हमें प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम जब किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उस कार्यक्रम में 2 घंटे 2.5 घंटे का समय देते हैं तो हमें उस कार्यक्रम से क्या ज्ञान मिला, क्या चीज़ें हमने सीखी, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी चीज़ को, अगर डॉक्टर अजय ने IPM की बात की और हमारे संदीप चौधरी साहब ने गन्ने की खेती की बात की, तो अगर हमने कोई साइंटिफिक नॉलेज गेन किया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमें अपने फील्ड पर करना चाहिए। और मैं जैसा कि ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ जो नेचर ने बनाई है उसमें नेचर को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति है। कुदरत ने अगर हमें कुछ दिया है तो कुदरत उसको लेना भी जानती है। कुदरत ने अगर कुछ भी पैदा किया है तो अल्टीमेटली वो कुदरत में या नेचर में समा जाता है, चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई चट्टान हो, चाहे कोई भी चीज हो। नेचर कभी कोई ऐसी चीज पैदा नहीं करता जो वो खुद डिग्रेडेबल ना कर सके। हमने कुछ जो बनाया, जैसे हमने प्लास्टिक बनाई तो वो डिग्रेडेबल नहीं हो रही है। नेचर अगर कुछ नहीं बनाया, नेचर ने इतनी मजबूत हड्डियां बनाई हमारे शरीर की, लेकिन वो भी उसके अंदर समा जाती है। नेचर कुछ भी पैदा करता है तो वो लास्टली जरूर उसको उसके अंदर समाहित कर लेता है। जैसा मैडम ने कहा कि फसल अवशेष की बात करनी है मुझे, फसल अवशेष किसान भाई जानते हैं कि कोई भी चीज जो खेती बाड़ी में पैदा होती है वो बस केवल कुछ समय के लिए हमें लगता है कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, अल्टीमेटली वो नेचर स्वयं मैनेज कर देता है। बस उसमें हमें पेशेंस और उसकी प्रक्रिया और उसकी विधि की आवश्यकता है कि हम उसको किसे अर्ली, क्योंकि जैसा कि अजय ने कहा कि हम जो क्रॉप रोटेशन है वो भूल चुके हैं। हमारे पास समय नहीं होता। गन्ना लगाया, उसके बाद हमें लगता है कि गेहूं लगना है, या हमें लगता है कि धान लगना है, या हमें लगता है कि कोई और फसल लगनी है। खेती जो हमारी छूटनी थी उसके लिए उतना समय नहीं है कि हम खेती को कुछ थोड़ा आराम दे सकें। और उसी के बाद तो फिर हम जब सार ड्यूरेशन में होते हैं तो हमें लगता है कि जल्दी से जो हमारा फसल अवशेष है खेत में, चाहे वो गन्ने की पत्ती हो, चाहे वो पराली हो, उसको कैसे जल्दी से जल्दी खेत से हम हटा सकें। अब हटाने की प्रक्रिया हमें सबसे आसान लगती है कि हमें जला देना है, लेकिन अब जलाने की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात है, चाहे वो भूमि की उर्वरा शक्ति की बात है, बहुत सी जागरूकता कार्यक्रम सभी किसान भाई इससे अवगत हैं। अब जो साइंटिफिक विधियां आ रही हैं, जैसे आप देखते हैं रीपर बाइंडर आ रहा है और एग्रीगेटर आ रहे हैं, बहुत से यंत्र ऐसे हैं जो सब्सिडी पर। अब की बार बहुत से किसान भाई यहाँ बैठे हैं, हर बार बात होती थी कि साहब वो जो टोकन होता है वो जनरेट नहीं होता है, बहुत कम समय मिलता है। अब की बार हमने ई लॉटरी, शासन के निर्देश के क्रम में ई लॉटरी सिस्टम हुआ, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जिन्होंने बुकिंग कराई उनमें से जिसकी लॉटरी आई वो फाइनल हो गया। तो अब क्या है, उस तरीके के यंत्र जो आपको फसल अवशेष प्रबंधन में है, मैं एक बार और बताऊं कि अब की बार एक निर्णय आया लास्ट में, जो फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र थे उनके लिए जितने किसानों ने अप्लाई किया था टारगेट लगभग उतना ही कर दिया गया। तो आप ये सोचिए कि सरकार इसके बारे में कितनी सेंसिटिव है और किस तरीके से ये जो है चीजें आपके सामने हैं कि आप फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित अगर कोई यंत्र ले सकते हैं इंस्टीट्यूट में, तो उसमें वो अनुदान की राशि भी 60% से लेकर 80% तक की है, बाकी सामान्य में 50% की अनुदान राशि है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन में, जैसा कि बहुत से मंचों से कहा जाता है या हम लोग भी इसको बताते हैं कि हमारे पास पूसा का वेस्ट डिकम्पोजर आता है जो इस तरीके के कार्य के लिए यूज किया जाता है। दूसरी ये कि जो है अगर कोई अर्ली, जैसे गन्ने की पत्ती बहुत जल्दी डिकम्पोज होती है तो इसके लिए यूरिया का स्प्रे का भी एक रिकमेंडेशन की जाती है। तो ज़्यादातर हमारे किसान भाई इस संदर्भ में जागरूक हैं,
लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं ऑप्ट करते हैं या उससे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हमें जल्दी अपने खेत को खाली करना है, तो उसमें इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। और मेरा निवेदन है कि ये चीज़ हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए हितकारी है। क्योंकि एक कंसेप्ट था वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न इंडिया का, ईस्ट इंडिया का, वेस्ट ईस्ट इंडिया का, उसमें क्या होता था, स्लैश एंड बर्निंग, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। उसमें क्या करते थे, जंगल कट करते थे, उसको जलाते थे, उसमें खेती करते थे। सिचुएशन ये हुई कि नॉर्थ ईस्ट की ज़्यादातर जंगल स्लैश एंड बर्न में खत्म हो गए। गवर्नमेंट ने इस पर रेगुलेशन किया, उसके बाद ये प्रक्रिया खत्म हुई। तो इस तरीके से चीज़ें जो हमारे बीच हैं, उसमें आप ये देखते हैं कि आपको सबसे प्रायोरिटी पे पूसा डिकम्पोजर जो दिया जाता है, उसकी बनाने की विधियाँ बड़ी सिंपल सी हैं, बार बार अवगत भी कराया जाता है। और पूसा बेस्ड डिकम्पोजर आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगता है और इसको प्रयोग भी काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो पूसा डिकम्पोजर का भी प्रयोग आप अपने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, बाकी आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी, बहुत सी बातें समझी। मैं जनपद के किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि हमारा जनपद छोटे होते हुए हर चीज़ में लगभग, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गन्ने की उत्पादकता में हम पिछले 4 साल से प्रथम है, गेहूं की उत्पादकता में हम फर्स्ट हैं, धान बासमती में हमारा प्रदेश में सेकंड स्थान है, उद्यान में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये सारा किसान भाइयों का है और आप लोगों की उपलब्धि है जिसको हम लोग मंचों से बताते हैं। और ये छोटा जनपद है, इसकी खूबी यही है कि इसमें बहुत प्रोग्रेसिव है और इसकी प्रगति की बहुत चाह है। मेरा एक कार्यकाल लगभग 9 साल का मैं डीओ के रूप में कार्य किया हूँ। 23 साल की उम्र से मैं जिला कृषि अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे तीसरा जनपद है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मुझे इस जनपद की बड़ी खूबी लगी। इस जनपद में लोग समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद इस चीज़ का प्रयोग और इम्प्लीमेंटेशन के रूप में करते हैं। अगर कोई बात आती है तो उसको अपने बेबाकी से रखते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों की बात का और उनकी समस्या का निस्तारण हो जाता है तो वो बहुत सेटिस्फाई होते हैं और उनकी बात से लगता है कि हमने अगर उनके लिए सेटिस्फैक्शन का फंक्शन किया तो उसके लिए बहुत बहुत वो कृतज्ञ होते हैं। बस शुरू में ये लगता है कि भाई किसी की कोई समस्या है तो वो लगता है कि यार इसका सोल्यूशन सरकार अपने मन से कर रही है या अधिकारी अपने मन से कर रहे हैं या किसान के मन से होना चाहिए। तो मेरा हमेशा मानना है कि किसी भी समस्या, चाहे वो फसल अवशेष की हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उसमें हमें सहभागिता और भागीदारी में किसानों की बात सुननी चाहिए और उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है इसके बारे में बात करनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है कि मीटिंग के लिए फ़ोन आ रहा है और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ग्रीन टीवी के इस प्रोग्राम में शिरकत की। और आने वाले समय में हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम और ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे हमारे किसान भाइयों के बीच विभिन्न प्रकार की कृषि और बागवानी संबंधित गतिविधियों का नॉलेज बढ़ सके और वो अपने जो कृषक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान का वो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अजय कुमार जी, साइंटिस्ट एंड प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर। सर प्लीज स्टेज पर आएं और हमारे किसानों को बताएं कि शामली गन्ने की खेती में तो अव्वल है ही, अच्छा उत्पादन कर रहे हैं और कई बार से अव्वल है पूरे प्रदेश में गन्ने की खेती करने के मामले में। लेकिन इसके अलावा, गन्ने के अलावा आप कौन कौन सी और फसलें उद्यानिकी में लगा सकते हैं, उसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद मैडम। चौपाल में जो चर्चा चल रही है कि गन्ने पे तो हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली, मगर बागवानी का जो हमारा पोर्शन है वो अभी छूटा हुआ है। तो सबसे पहले तो ग्रीन टीवी का धन्यवाद कि मुझे दूसरी बार मौका मिला मंच पे आने का। तो सबसे पहले तो हम सब अन्नदाता हैं, तो जो हम दूसरों को पैदा करके दे रहे हैं तो एटलीस्ट हम अपने लिए भी कुछ ऐसा उत्पाद पैदा करें घर पे कि जो रसायनों से मुक्त हो। तो उसके लिए हम सब्जियों की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग आए होंगे कृषि विज्ञान केंद्र पे तो वहां देखा होगा कि पोषण वाटिका बनी हुई है और हमारे सबके पास इतने बड़े बड़े घेर हैं कि जहां पे हम अपने लिए तो सब्जियां कम से कम उगा ही सकते हैं। तो सबसे निवेदन है कि रसायनों का कम इस्तेमाल करें और साथ ही जो घर के उपयोग के लिए सब्जियां हैं वो हम साल में 2 बार किट भी देते हैं सब्जियों के बीज की, तो उसको आप अपने घेर में पोषण वाटिका के रूप में लगाएं और अपने लिए स्वस्थ सब्जियां उगाएं। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि हम भिंडी की उन्नत खेती
अगर व्यापारी स्तर पे आप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बाकी पोषण वाटिका में तो आप जो छोटे छोटे एरिया में छोटी छोटी सब्जियां लगा सकते हैं वो लगाएं। तो भिंडी तो सभी को पसंद है, उसी के लिए हम बात करें कि वर्षा, गर्मी और वर्षा दोनों सीजन में लगती है। और भिंडी के पौधे जो सुगलाई का बात कर रहे हैं, गुड़ बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, वो सुगलाई भी होती है, वो इसी कुल का पौधा है। और प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य खनिज लवण जो हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। जलवायु की बात अगर करें तो इसका जो उपयुक्त तापमान है जमाव हेतु वो 17 से 22 डिग्री सेल्सियस है, और जो पौधे की बढ़वार है वो 25 से 35-40 डिग्री तक आराम से होती है। प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पूसा मखमली जो अच्छी वैरायटी है जिसकी उपज 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर है। उसके अलावा पूसा साधनी है जो सावन में हम लगा सकते हैं। पूसा A4 है, IRI से रिलीज वैरायटी है। ये येलो मोजेक जो वायरस की बीमारी है उससे प्रतिरोधक क्षमता है, और ज्यादातर जो किसान भाई अगर भिंडी की खेती करते होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो येलो बैन मोजेक की आती है। तो उसके लिए अभी आगे बताएंगे प्लांट प्रोटेक्शन में। अर्का अनामिका है, अर्का अभय है, ये दोनों IIHR बेंगलोर से रिलीज्ड वैरायटियां हैं जिनका भी उत्पादन लगभग 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर है। उसके अलावा पंजाब पद्मिनी और पंजाब 7 ये PAU लुधियाना से रिलीज 2 वैरायटियां हैं, ये भी अच्छा उत्पादन देती हैं। परभनी क्रांति ये महाराष्ट्र से रिलीज है। वर्षा उपहार और आजाद क्रांति, ये वर्षा उपहार जो है वो HAU हिसार से रिलीज वैरायटी है, और आजाद क्रांति कानपुर की है। मिट्टी की अगर बात करें तो जो हम मूल मंत्र कहते हैं कि जीवाश्म की मात्रा भरपूर होनी चाहिए और उसी में हम अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं, तो गोबर की खाद डाल के ट्राइकोडर्मा से उसको उपचारित करके आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। और पीएच जो है सामान्य 6 से 7 अगर आपके खेत का है तो उसमें भिंडी की खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं। खेत की तैयारी सबको पता ही है, 2 से 3 बार जुताई करें, गोबर की खाद डालें, अच्छे से तैयार करें। बुवाई का समय गर्मी के मौसम में फरवरी से मार्च तक, और जो खरीफ का है उसमें जून जुलाई में आप भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 18 से 20 किलोग्राम है गर्मी के मौसम में, और वर्षा के टाइम पे आप बीज 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगा सकते हैं। बीज उपचार के बारे में हम डिटेल रूप से यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं कि चाहे सब्जियों का हो या कोई भी हम दूसरी फसल लगा रहे हैं तो बीज को उपचारित करने के बाद ही आप उसको खेत में प्रयोग करें। गर्मी की फसल में अगर पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 30 सेंटीमीटर हम दूरी रखेंगे, और वर्षा की फसल में उस दूरी को बढ़ा देते हैं, लगभग 60 सेंटीमीटर रखते हैं, इसीलिए जो बीज दर है वो हमारी कम हो जाती है। बुवाई का तरीका तो सबसे उचित तरीका तो है कि आप मैट बनाएं, ट्रेंच पे उसको लगा दें। गन्ने के साथ में भी इसको लगा सकते हैं, ट्रेंच पे अगर आपने स्पेस रख रखा है तो। बाकी मैट पे अगर लगाएंगे तो वहां पे पानी भराव की समस्या कम होती है, और जो तना गलन वगैरह की समस्या है वो नहीं होती। खरपतवार नियंत्रण के लिए कि 15 दिन के अंतराल पर निराई। सब्जियों की जो बात करें हम तो ज्यादातर हमें या तो आप स्टाम जो पेंडामेथालिन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बुवाई के बाद वो खरपतवार नियंत्रण कर सकता है। बाकी आपको मैनुअली हाथ के द्वारा ही उसमें खरपतवार नियंत्रण करना पड़ेगा। खाद और उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 25 दिन पूर्व खेत की तैयारी के समय 150 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें अगर चाहें तो आप ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं, तो उससे जो आपके भूमि जनित रोग हैं उनका प्रकोप कम हो जाएगा। 50 किलोग्राम यूरिया, मतलब नाइट्रोजन तो 46% होता है यूरिया में, तो उसके हिसाब से 108 किलोग्राम यूरिया। फास्फोरस 50 किलोग्राम, एक 312 किलोग्राम आप SSP ले सकते हैं। अगर SSP
नहीं ले रहे तो उसकी जगह आप डाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 83 किलोग्राम एमओपी आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। सिंचाई की अगर हम बात करें तो प्रथम पत्ती निकलने के बाद करनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो तना गलन, ज्यादातर जो सब्जियां ग्रो करते हैं उसमें समस्या क्या आती है कि जो स्टेम रॉट या जब हम नर्सरी उसकी तैयार करते हैं तो उसमें पीथियम के द्वारा आप देखोगे उसकी नाड़ तोड़, जहां से पौधा निकलता है जमीन से, वो तना गल के टूट जाता है। तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके अगर बोएंगे तो वो समस्या नहीं आएगी। साथ के साथ अगर आती है तो इनिशियली आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब और उसके साथ साथ एक एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल आता है, उसका आप अगर उपयोग करेंगे तो जो तना गलन की समस्या है वो नहीं होगी। और मेड़ पे अगर वही है तो वहां पे मॉइस्चर की समस्या इतनी नहीं रहती, तो इस तरीके की जो समस्या है वो वहां पे मेड़ पे बुआई करने से नहीं आती है। तुड़ाई पत्तियों तुड़ाई तो आप समय समय पे जैसे ही है वो परिपक्व अवस्था में आने पे 3-4 दिन के अंतराल पे आप कर सकते हैं। और आखिरी तुड़ाई के बाद पैदावार भी कम हो जाती है और फली की आयु भी कम होती है, तो इसलिए इसका जो भंडारण है उसमें समस्या आती है। तो आपको मार्केट पहले खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा उत्पाद जाए और समय के साथ साथ उसकी सेल होती रहे। तुड़ाई के उपरांत के क्या प्रबंधन है कि उसको स्टोरेज है, ले जाने का तरीका है, आपके पास स्टोर करने के लिए जगह है, या फिर आप किस तरीके से उसको मार्केट लेके जाएंगे, क्योंकि ये सब पेरिसेबल होती है नेचर में, तो इसमें सब्जियों के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, तो आप उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपज अगर हम ग्रीष्मकालीन फसल में बात करें तो 90 से 100 क्विंटल और वर्षाकालीन में 150 से 170 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आप भिंडी की खेती करके प्राप्त कर सकते हैं। कीट नियंत्रण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो येलो वेन मोजेक की आती है, जिसको वायरस से जनित बीमारी है। तो आप वायरस का कंट्रोल नहीं होता, जो छोटे छोटे मच्छर जैसे कीड़े होते हैं जैसे जैसिड है, व्हाइट फ्लाई है, उनके द्वारा ये एक स्वस्थ बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे में प्रसारित होते हैं। तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो एक रसायन है उसको 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, तो जिससे जो वेक्टर है वो रुक जाएगा और पौधे पे जो येलो वेन मोजेक है या पत्ती सिकुड़ने की समस्याएं आती हैं वो नहीं फैलेंगी। इमिडाक्लोप्रिड है। सफेद मक्खी, वही जितने भी माइन्यूट मच्छर जैसे हैं, सफेद मक्खी है, जैसिड है, एफिड है, उन सब के लिए इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें भी बताई थी ट्रैप में, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो छोटे छोटे मच्छर जैसे इंसेक्ट्स होते हैं उनको रोकने के लिए। एक और लगता है जो सबसे गंभीर समस्या है फली छेदक। फली छेदक की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा एरियस पिटेला इसका नाम होता है, ये सब में पॉलीफेरस पेस्ट एक तरीके से कपास में भी नुकसान पहुंचाता है और उसके साथ साथ आप भिंडी में भी पहुंचाता है। तो उसके लिए जो फेरोमोन ट्रैप बताए थे, लाइट ट्रैप बताए थे, और उसके साथ साथ आप नीम का तेल जो आता है अलग अलग पीपीएम में, उसका इस्तेमाल भी छिड़काव करके और उसको रोक सकते हैं। क्योंकि ये सब्जियां हैं तो इसमें जितना कम हम रसायनों का इस्तेमाल करें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम ही खाते हैं और जो भी रसायन हम चाहे खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब जाना कहाँ है, खाद्य पदार्थों के रूप में आप और हमारे अंदर ही आना है। तो आप उसका प्रयोग कम करेंगे तो वो पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। डैम्पिंग ऑफ इनिशियल फेज में आती है, शुरुआत की अवस्था में जो थीरम या कार्बेंडाजिम का उपयोग करके उसको हम रोक सकते हैं। येलो वेन मोजेक पे बात हो चुकी है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शांति से सुनने के लिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी लगाने के लिए बीज दर कितनी होती है? 10 से 12 किलो। आ जाओ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डिप्टी डायरेक्टर सर को, डीडीए प्रमोद कुमार जी शामली से। सर प्लीज स्टेज पर आएं और हमारे किसानों को बताएं कि एग्रीकल्चर की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट स्कीम है, और साथ ही कुछ सफल किसानों की कहानियां सर आपको बताएंगे
ध्यान से सुनिएगा, स्कीम्स के बारे में, योजनाओं के बारे में सर जो भी आपको बताएं, साथ ही आप ही के बीच से कुछ ऐसे सफल किसान भी हैं जो प्रेरणा बन सकते हैं आपके लिए, तो सर आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। सर, जनपद शामली से आए हुए किसान साथियों, वैज्ञानिक साथियों एवं इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे ग्रीन टीवी सभी को धन्यवाद। ये कार्यक्रम किसानों के वेलफेयर में कराने के लिए पिछले साल तो बहुत जल्दी कार्यक्रम हो गया था, इस साल कुछ लेट कार्यक्रम हुआ है। ये सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कृषि विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं उस विषय पर मैं बात करना चाहूंगा। जो भी इनपुट होते हैं फसलों में वो सभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो किसी भी योजना हो, चाहे NFSM हो, RTY हो, किसान पाठशाला हो, आत्मा योजना हो, जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे कृषि विभाग द्वारा सब्सिडाइज रहते हैं। सब्सिडी की जो सीमा है वो अधिकतम 50% अगर देखा जाए यंत्रों पर, इसी तरह से बीज पर है। कुछ प्रदर्शनों पर यही सब्सिडी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती, जो अगर फ्रैक्शन पे जाएगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम कृषि यंत्रों की बात करें तो कृषि यंत्रों में बहुत सारे कृषि यंत्र हैं। फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर पे देखा जाए तो 4 लाख कुछ सब्सिडी है। बहुत ही विस्तृत हो जाएगा इस तरह से अगर मैं बात करूंगा। कृषि विभाग जो विभिन्न योजना चलाता है, न सिर्फ योजना चलाता है, उनको मोटिवेट करता है फील्ड पे। ऐसी कृषि क्रियाएं करनी चाहिए, वो सारी कृषि क्रियाओं को हमारे फील्ड स्टाफ है वो कृषकों को मोटिवेट करता है। अनुदान कैसे मिलना चाहिए, अनुदान कैसे मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ों को वो मोटिवेट करता है। अगर जो ज्वलंत कृषक जो अभी अगर बात करें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की, तो जनपद में 95,000 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं इस समय। अगर हम अनुदान की बात करें, जो सरकार इस पर जो अनुदान दे रही है वो करीब 57,000 वार्षिक कृषकों के खाते में DBT के माध्यम से रुपया जाता है। इससे कृषक अपने बीज, उर्वरक आदि की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अभी विभिन्न वैज्ञानिकों ने बागवानी, गन्ना उत्पादन या कृषि से संबंधित जो फसल उत्पादन होता है, गहनता से जो सघन उत्पादन है, उस विषय पर आप लोगों ने सुना। हमेशा सुनते आए होंगे, कृषि की गोष्ठियाँ होती हैं, मेला होते हैं, वो हमेशा ही सुनते आए हैं। लेकिन मेन जो इसका उद्देश्य है कि अपने आप से हमको वादा करना होगा अच्छा उत्पादन के लिए। जो कृषि विभाग का उद्देश्य भी है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, उत्पादन हमारा स्वस्थ हो। और प्रदेश में तो हम प्रथम आते ही हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गेहूं हो या धान में हम द्वितीय हो। जो स्वस्थ उत्पादन, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, वो अधिक से अधिक हो। अभी 2023 को मिलेट्स उत्पादन का भी हमने यश मनाया कि अधिक हम मिलेट के उत्पादन में बढ़ावा दें। तो हमारा जो सघन खेती का जो इतनी सारी विधाओं को बताया गया आपको, उसको आप साफ करें। अगर यहाँ पर नहीं भी लग रहा है कि उसको नोट कर सकते हैं, उस लाइन को फोटो खींच सकते हैं,
तो कृषि विभाग हर ब्लॉक में ये सुविधा है कि वो कृषक वहाँ जाके चाहे तो कीटनाशी प्रबंधन से संबंधित हमारा स्टाफ रहता है, वहाँ पर जानकारी कर सकते हैं, या फिर न्याय पंचायत लेवल पे जो हमारा स्टाफ रहता है वहाँ जाके उससे पूछ सकते हैं। तो जो सघन पद्धतियाँ जो आपने सुनी अभी तक, उन चाहे जब बागवानी का हो चाहे गन्ने का हो, उसको एक तरह से आपको अपने आप में आत्मसात करना पड़ेगा, अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अधिक से अधिक ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। जहाँ तक स्वस्थ उत्पादन की बात है, उर्वरक का कम से कम प्रयोग करें, और जो बायो फर्टिलाइजर है, जैविक उर्वरक हैं, उनका हमारे कृषि विभाग की तरफ से हर राजकीय बीज भंडार पर वो चीज़ें सारी उपलब्ध हैं, चाहे तो बायो पेस्टिसाइड हो, चाहे तो जैविक उर्वरक हो। जैविक उर्वरक को उर्वरक के साथ मिलाकर कभी भी प्रयोग ना करें, उसको सिर्फ और सिर्फ जमीन में प्रयोग करना चाहिए। अगर हम जैविक उर्वरक को उर्वरक के साथ मिलाकर अगर प्रयोग करेंगे तो जो भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, सहजीवी जीवाणु होते हैं, या माइक्रो जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वो सारे मर जाएंगे, वो आपको कोई भी लाभ नहीं देगा। धन्यवाद ग्रीन टीवी। एक बार मैं सभी किसानों को बताना चाहूंगी कि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। सहभागिता प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे किसानों को, और जिन भी किसानों के मैं नाम लूंगी वो एक एक करके मंच पर आएंगे। तो अभी हम कार्यक्रम में सहभागिता प्रमाण पत्र वितरण का जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी संदीप कुमार जलालपुर शामली, विनय पाल सिंह भैंसवाल से, अवतार सिंह बनत से, अमित कुमार जसाला से, मदन पाल जी पंजोकरा से, आबिद हसन कांगड़ा देहात से, वेदपाल जी खंडरावली से, महबूब हसन मोहम्मदपुर राई से, राजीव सिंह जी कसेरवा कला से, देवेंद्र सिंह जी टिटोली से, जनक सिंह सैनी जी हरड़ फतेहपुर से, खलीला जी हैं गुराना से, नकली सिंह जी जदी अब्दुल्ला खां से, किरण पाल जी नौनांगली से, वीरेंद्र सिंह सिकंदरपुर ओम से, योगेंद्र जी ओम से, सुनील कुमार ओम से, जमालपुर से राजवीर जी, अजीत सिंह जी। और आपको जाते जाते बता दूं कि ग्रीन टीवी बीते 11 वर्षों से कृषि व किसान के उत्थान की दिशा में कार्यरत है, और अभी भी हमारे एक व्हाट्सएप नंबर है। जब से व्हाट्सएप का चलन आया है, हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपसे जुड़े हुए हैं, और पूरी कोशिश रहती है कि जो भी माध्यम रहे हम आप तक सहायता, मदद, आपके सवालों के जवाब जरूर पहुंचा सके। तो ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी एक बार नोट डाउन कर लें सभी किसान, 8097864300। ये ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप अपने फोन में हमेशा सेव रखें। जब भी आपको कोई समस्या हो, किसी फसल से संबंधित कोई सवाल आपके मन में हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से लिख भेजें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञों के माध्यम से उस सवाल का जवाब आप तक हम पहुंचा सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का टोल फ्री नंबर 1800-102-1022, सन्मति हुंडई का नंबर है 6395593571। सेल्फी खींचिए, नंबर पर भेजिए, लकी ड्रॉ में नाम निकला तो आपको इनाम घर तक हुंडई खुद पहुंचाएगा। और ग्रीन टीवी इंडिया की आज की किसान चौपाल में बस इतना ही। ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए आप चाहें तो बैनर पर लगा जो स्कैनर है उसे स्कैन करके ग्रीन टीवी से जुड़ सकते हैं। ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यूट्यूब चैनल पर हम लोग हमेशा देते रहते हैं। साथ ही आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इस किसान चौपाल में इतना ही। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।